हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे सेशन। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। आपके ओवरऑल जो एक ऑरा होता है, आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी आप फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं आयुर्वेद की हेल्प से। तो पिछली बार जो हमने पढ़ा था कि करियर इन आयुर्वेदा, अब करियर आएगा जब आप वो उस एज में पहुंच जाएंगे। बट अभी अगर आप किसी भी एज में, चाहे आप एज अ टीनेजर इसको देख रहे हैं, चाहे आप पेरेंट, इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, जब हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो हमें प्रॉब्लम पे नहीं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है। तो आज का जो सॉल्यूशन हम लेंगे वो हम लेंगे आयुर्वेदा से। कैसे आयुर्वेदा आपको हेल्प करेगा एक अच्छा माइंड प्रिपेयर करने में, एक अच्छी हेल्थ प्रिपेयर करने में, कैसे आप मेंटली फिट रह सकते हैं और फिजिकली फिट रह सकते हैं। तो इसके लिए आज मेरे पास जो गेस्ट हैं, जो जिनसे मैंने पिछले सेशन में भी बात करी थी, डॉक्टर अंकिता, तो आज भी मैं उन्हीं से बात करूंगी और उनसे ही जानेंगे कि कैसे आयुर्वेदा को हम अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं। तो डॉक्टर अंकिता, वेलकम अगेन इन द सेशन। बिकॉज बहुत सारी अमेजिंग सी आपने इंसाइट्स दी थी, बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बात की थी। तो करियर ऑप्शन बाद में आएगा, पहले अभी हम जब अपनी हेल्थ पे फोकस कर लेंगे तब उससे और हमको जब समझ में आ जाएगा कि हाँ आयुर्वेदा इतना हेल्पफुल है, तब बच्चे, जो टीनेजर्स बच्चे हैं, वो और ज्यादा मोटिवेट होंगे कि अब उसको एज अ करियर भी ले सकते हैं। तो अगेन, अगर किसी ने आपके बारे में नहीं पता है तो उनके लिए एक बार थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से आप दीजिए। Thank you, Richa. Thank you for having me on your platform. Hello everyone. मेरा नाम डॉक्टर अंकिता सिंह व्याज है. I am a BAMS doctor, that is Bachelor in Ayurvedic Medicine and Surgery, and I've been practicing since more than a decade. But presently I'm emphasizing या ज़्यादा focus कर रही हूँ diabetes reversal पे. इस रिचा के चैनल पे आने का रिचा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पे टीन्स पे फोकस किया जा रहा है एंड टीन्स आर अवर फ्यूचर। सो कहते हैं ना कि अगर जड़ें मजबूत होंगी और जड़ें अच्छी होंगी तो डेफिनेटली फल भी अच्छा ही होने वाला है आगे। सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी fortunate and ऐसे कहते हैं ना very सौभाग्यशाली to be a part of this to be a part of Richa's mission where she is helping out teens. So yes, thank you Richa. एंड रही बात आयुर्वेद की, सो आयुर्वेद का एक बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रिंसिपल है। आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद का उपलक्ष्य है कि एक स्वस्थ इंसान के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और उसके बाद सेकंड उपलक्ष्य ये आता है कि जो बीमार है उनको उनकी बीमारियों से दूर किया जाए, उनको वापस से स्वस्थ किया जाए। सो ये जो आयुर्वेद का उपलक्ष्य है, इसकी ब्यूटी ये है कि हम सबसे ज्यादा जो पहले हम ध्यान देते हैं वो देते हैं स्वस्थ स्वास्थ्य पे। यानी जो हमारा स्वस्थ स्वास्थ्य है उसको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। कहते हैं ना, कोई भी चीज अगर हम फॉर ग्रांटेड ले लें तो एक टाइम के बाद फिर वो काम करना बंद कर देती है, वैसे ही हमारे शरीर के साथ है। बाय गॉड्स ग्रेस हमें एक अच्छा शरीर मिला है, स्पेशली जब हम टीन्स में होते हैं। एनर्जी लेवल्स हमारी इतनी हाई होती है कि हम छोटी मोटी अगर हेल्थ कुछ प्रॉब्लम आए तो हम उन्हें जनरली अनदेखा कर देते हैं। और सेकेंडली हमारी एनर्जी लेवल्स और इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो हम बहुत जल्दी ओवरकम भी कर जाते हैं अगर कोई बीमारी आए तो। सो इससे क्या होता है कि टीन्स जनरली, क्योंकि उनको एजुकेट भी नहीं किया जाता है, तो उन्हें इस चीज का महत्व नहीं समझ में आता है कि कितना जरूरी है इस स्वस्थ स्वास्थ्य को मेंटेन करना। कहते हैं ना, हमारा शरीर हमारा टेम्पल है, हमें रहना तो इसी में है, राइट। हम कहते हैं ना, हम सोल है, स्पिरिचुअल जर्नी पे आए हैं और ये हमारा वस्त्र है, हमारा टेम्पल है, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू लिव। और इसकी जितनी केयर हम करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अभी स्पेशली एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अंटिल
कहते हैं ना, until the age of 40 आप अपनी सेहत का जितना ध्यान रखते हैं, जितना अच्छे से ध्यान रखेंगे, उतना आपको ये शरीर पे बैक करेगा उसके आगे की एज पे। क्योंकि 40 के बाद जनरली आजकल तो खैर जल्दी भी दिख जाता है, लेकिन जिन्होंने भी टिल दी एज ऑफ 40 अपने आप को बहुत स्वस्थ रखा है और उनका बहुत हेल्दी रूटीन है, 40 इयर्स के बाद जब शरीर में काफी मेजर चेंजेस आने लग जाते हैं, एंड स्पेशली 60 के बाद जब काफी मेजर चेंजेस आने लग जाते हैं, तो उस वक्त आपका ये जो आपने जो फर्स्ट 40 इयर्स में जो वर्क किया है ना अपने शरीर पे, उसका रिजल्ट दिखने लगता है। सो इसीलिए इस फेज को बहुत लाइक गोल्डन फेज कहते हैं। ये जितना आपका मजबूत होगा, नींव है ये आपकी, आप जितना अपनी नींव को मजबूत करेंगे, आगे आपकी लाइफ उतनी ही सुखदायक होगी। yes. So thank you for this introduction, and इससे समझ में आ जाएगा लोगों को कि क्यों आयुर्वेदा जरूरी है। तो डॉक्टर अंकिता, स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ से, ठीक है? बिकॉज अगर मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, भले ही आप कितने भी फिट हैं। तो जो टीनेजर्स होते हैं उनको सबसे जो एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है वो होती है स्ट्रेस, या फिर चाहे वो स्टडीज के वजह से प्रेशर आ रहा हो, चाहे वो पीयर प्रेशर की वजह से हो, किसी भी वजह से होता है तो उनको स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस भी एक बहुत कॉमन, बट इसकी वजह से बहुत सारे फिर और बीमारियां शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस को कैसे आप आयुर्वेदा से क्योर कर सकते हैं? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली सी स्ट्रेस एक ऐसी चीज है ना रिचा, जो हर इंसान के पार्ट है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, या 4 साल का बच्चा हो, या टीनेज हो, यंग अडल्ट हो, उसके ऊपर की एज के लोग हो, सबका है। लेकिन लाइफ जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हमारे स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने लग जाते हैं। सो डेफिनेटली टीनेज एक ऐसा टाइम है जहाँ पे अगर हम बच्चों को कोपिंग स्किल्स सिखाएं तो उन्हें बहुत अच्छी मदद मिलेगी। जैसे अभी स्ट्रेस ऐसा है ना, जैसे अभी एक 4 साल के बच्चे को आप कहेंगे कि आपको टीवी नहीं मिलेगा आज देखने के लिए, उसके लिए तो वो भी स्ट्रेस है। लेकिन वो भी उसके लिए स्ट्रेस है। हमें नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है अरे ये भी कोई स्ट्रेस वाली बात होती है क्या? तो वैसे ही टीनेजर्स के साथ होता है। सबसे बड़ी बात, हार्मोनल चेंजेस आते हैं टीनेज बच्चों में। तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक नेचुरली ही उनकी बॉडी में स्ट्रेस होता है, उनके मूड बहुत चेंज होते हैं हार्मोन चेंजेस की वजह से, और उन्हें खुद भी समझ नहीं आता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। कई बार वो किसी तरीके से बिहेव कर देते हैं किसी के भी साथ, चाहे फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद जब वो थोड़े शांत हो जाते हैं, शांत मन से सोचते हैं, फिर उन्हें अफसोस होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये है कि एजुकेशन जरूरी है। टीनेजर्स को अवेयर करना जरूरी है कि क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उनकी बॉडी में, और उन हार्मोनल चेंजेस से कैसे कैसे फर्क पड़ता है उनकी लाइफ में। क्या क्या सिम्टम्स नहीं कहूंगी, बट क्या क्या चेंजेस आते हैं शरीर में, और वो कैसे अफेक्ट करता है उनके मूड को, कैसे अफेक्ट करता है उनकी मेमोरी स्किल्स को, कॉग्निटिव स्किल्स जो कहते हैं, यानी मेमोरी स्किल्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो अगर जो भी काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ये सब उनको एजुकेट करना जरूरी है, और इसका जिम्मा आता है पेरेंट्स पे या फिर टीचर्स पे। अदरवाइज मानिए अगर किसी टीन को ना पेरेंट्स से वो एजुकेशन मिल रही है, ना स्कूल से वो एजुकेशन मिल रही है, तो आजकल सारे बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सोशल मीडिया पे भी ये एजुकेशन ले सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो स्पेशली टीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं ऑनलाइन स्पेस पे, कि जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे मेंटली उनको चेंजेस ला रहे हैं, उनके अफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, उनकी मेंटालिटी पे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, और फिर कॉग्निटिव बिहेवियर पे कैसे चेंज हो रहा है। कॉग्निटिव बिहेवियर यानी जो भी वो कर रहे हैं, किसी से बात करना, अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पे, जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उस पे, अपना जो फ्री टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस पे। अभी फ्री टाइम भी स्पेंड करने के तरीके होते हैं। एक होता है कि आप बस बिंज वॉचिंग करते रहिए, कुछ भी हो, कोई भी चैनल। एक फ्री टाइम यूज करना ऐसा होता है कि आपको जो भी पसंद है, मानिए आपको कलरिंग पसंद है, आपको मंडला पसंद है, या आपको कुकिंग पसंद है, जो भी आपको पसंद है, कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स आपको पसंद है, तो आप उसमें ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपको एक्चुअली खुशी मिलेगी और खुशी के साथ साथ नरिशमेंट मिलेगा।
सी बिंज वॉचिंग एंड ऑल, ये जो हम इस तरीके से फ्री टाइम यूज करते हैं, इसमें हमें नरिशमेंट नहीं मिलेगा. सो हमें फ्री टाइम में भी ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे नरिशमेंट मिले. स्पेसिफिकली आपने मुझे मेंटल हेल्थ के लिए, स्ट्रेस के लिए पूछा, तो मैं स्ट्रेस के लिए 3 चीजें कहूंगी जो बहुत ही मस्ट हैं, जो टीनेजर्स को करना चाहिए. वेरी फर्स्ट थिंग, उनको कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कीजिए जो उनको पसंद है, जिससे उनको खुशी मिलती है. फोर्स्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिससे उनको खुशी मिलती है. तो वो वाला स्पोर्ट्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर थके. सी उनमें क्या होता है ना, बहुत हाई एनर्जी होती है टीनेजर्स में, और उस एनर्जी को चैनलाइज करने का सही तरीका मिलना चाहिए. तो जब वो स्पोर्ट्स खेलेंगे अपनी मनपसंद का, तो एक तो दिल लगा के खेलेंगे, उसमें बहुत एनर्जी जाएगी, डोपामिन रिलीज होगा, उनको हैप्पीनेस मिलेगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा किया, लाइक ना जो मुझे पसंद है. सो दे विल फील कि यस टुडे मैंने कुछ अचीव किया है, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा. एंड फाइनली फिजिकली 30 एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स के लिए भी, यू नो, विद हाई थ्रेशोल्ड, जब बच्चे जब खेलने जाते हैं ना, तो पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो वो फिजिकल जब थकेंगे तो फिर उनको नींद भी अच्छी आएगी. जब नींद अच्छी आएगी तो फिर, यू नो, इट्स अ साइकिल. आपकी नींद, आपको क्वालिटी स्लीप मिलती है, और स्लीप टाइम जो है वो हमारा रेजुविनेशन का टाइम है. राइट, हम जितने अच्छा सोएंगे, जितना क्वालिटी नींद लेंगे, उतना बॉडी अच्छे से रेजुविनेट होगी. जो हमारे सेल्स होते हैं, यू नो, वो स्लीपिंग टाइम पे पूरा रीजनरेशन का काम करते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज इंटरकनेक्टेड. सो फर्स्ट थिंग इज स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए. सेकेंड थिंग मैं कहूंगी म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट है. म्यूजिक में ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरा टाइम आप जो लेटेस्ट पॉप म्यूजिक है सिर्फ उसी में एनरोल, यू नो, उसी में व्यस्त रहें, ऐसा नहीं है. डेफिनेटली आपको जो म्यूजिक है पसंद है उसको सुनिए, लेकिन साथ में आजकल बहुत अच्छे अच्छे, यू नो, मेडिटेशनल म्यूजिक या फोकस आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा. म्यूजिक फॉर फोकस, म्यूजिक फॉर मेडिटेशन. तो इस तरीके के म्यूजिक को भी अपना पार्ट बनाइए, बिकॉज अगेन म्यूजिक सुनने के भी बहुत फायदे हैं. म्यूजिक अगेन एक तो आपको कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, आपके मूड को, यू नो, बेटर करेगा, आपकी मेमोरी स्किल्स को बेटर करता है. स्ट्रेस डेफिनेटली, यू नो, अभी हम भी जब अपना कोई मनपसंद गाना सुनते हैं या म्यूजिक, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हमारा कम होने लगता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है. हाँ, बिल्कुल. इनफैक्ट यहाँ तक देखा गया है, जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं या एंजाइटी अटैक्स आते हैं, वो भी अगर यू नो म्यूजिक सुने तो उस पे उनके उस अटैक्स में भी फर्क आता है. यू नो, इट काम्स देम डाउन. But definitely, when you are under stress, I will suggest not to listen to a music which is very high on pop or, like, you know, soothing music सुने उस वक्त. सूदिंग बीट्स वाली म्यूजिक सुने. तो स्पेशली आजकल जो वाइब्रेशनल म्यूजिक आपको बहुत अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, तो वैसा कुछ ऑप्ट कीजिए. एंड द थर्ड थिंग इज अपने गट का ख्याल रखिए. सी, गट एंड ब्रेन का कनेक्शन है, दोनों डायरेक्टली लिंक्ड है एक दूसरे के साथ. सो अगर आपका पेट अच्छा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो आपकी उतना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, उतना ही आप मेंटली स्ट्रांग होंगे. सो स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, या अदरवाइज ऑल्सो जो भी आपके कॉग्निटिव परफॉर्मेंसेस होते हैं, वहां पे आप डेफिनेटली बेटर करेंगे. आपके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, इमोशनली भी आप ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे. गट हेल्थ का भी कैसे ठीक रखा जाए, सो उसके लिए मैं ये अभी, यू नो, अगेन इट इज लिंक्ड. अभी गट हेल्थ इज फिजिकल, ठीक है. एक कहावत है जहाँ पे कहा जाता है कि 80% ऑफ योर ब्रेन इज इन योर बॉडी एंड ओनली 20% ऑफ योर बॉडी इज इन योर ब्रेन. सो इतना अफेक्ट करता है हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को. यू नो, कुछ ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे लोगों को, 2 सेट ऑफ पीपल हैं, उनको सेम ट्रीटमेंट दिया गया है, लेकिन एक सेट के जो लोग थे उनमें सिर्फ एक एडिशन किया गया. उनको कहा गया कि आप डेली इस चीज को यू नो बोलते रहिए अपने मन में कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ. बस ये उनको कहना था. उनको बोला गया था कि आपको ये दिन में इतनी बार ऐसे इतनी बार बोलना. तो
और बाकी ट्रीटमेंट सेम, खाना पीना सेम, जो दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, सब बिल्कुल सेम था। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई तो देखा गया कि जिस ग्रुप को कहा गया था कि आपको डेली ये कहना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, वहां पे 70% बेटर रिजल्ट्स दिखे गए। जस्ट यही एक डिफरेंस है। सो इतना मेंटल हेल्थ अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। सो यस, मैं कह रही थी कि गट और ब्रेन का कनेक्शन है। सो गट के लिए बच्चों को एक चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जनरली वो इस चीज को अनदेखा कर देते हैं। अगर उनके मोशंस प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, ओके, तो वो जनरली इस चीज को अनदेखा करते हैं, वो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर आपका मोशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो मोशंस का ऐसा है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद विद इन 30 मिनट्स विदाउट एनी एफर्ट्स यू शुड पास मोशंस। एंड अगर आपने स्टूल्स पास किए हैं विद इन 30 मिनट्स आफ्टर वेकिंग अप विदाउट एनी एफर्ट, दैट मीन्स आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा है। और अगर नहीं हो रहा है ऐसे, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प की जरूरत है। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है तो प्लीज गो एंड कंसल्ट एन आयुर्वेदा डॉक्टर, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। उसके अलावा घर में आप कुछ सिंपल चीजें कर सकते हैं। अगर आपका गट अच्छा भी है तो उसे अच्छा रखने के लिए कुछ सिंपल चीजें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। जैसे सुबह उठने के बाद फर्स्ट थिंग इज लुकवार्म वाटर जरूर लीजिए। कुछ बच्चों को आदत होती है सीधा चाय, कॉफी या चॉकलेट मिल्क शेक्स डायरेक्टली ऐसे ये सब चीजें पीने लग जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ये ना करें, पहले पानी पीना बहुत जरूरी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं कहूंगी, ब्रश करने के बाद टंग स्क्रैपिंग करना बहुत जरूरी है। जीभ को साफ करना वो बहुत जरूरी है। तीसरा मैं कहूंगी कि ऑयल पुलिंग करना शुरू कर दीजिए, नॉट जस्ट फॉर योर ओरल हेल्थ बट इवन फॉर योर गुड डाइजेशन। नाउ आयुर्वेद में हम जो हमारी टंग है ना, आयुर्वेद में जब डॉक्टर्स किसी का कंसल्टेशन करते हैं वो सबकी टंग देखते हैं। तो टंग क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा ये मानना है, या आयुर्वेद में ये मानना है कि टंग जो है वो मिरर है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। यानी जो टंग है वो पूरा बताता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कितना अच्छा है, कितना खराब है, किस लेवल तक खराब है या किस लेवल तक उसमें अच्छा है, ये सब हमें पता लग जाता है। सो इसीलिए ओरल केयर जरूरी है। तो इसलिए अगर आप एटलीस्ट टंग स्क्रैपिंग डेली करेंगे एंड ऑयल पुलिंग डेली करेंगे। ऑयल पुलिंग के लिए सिंपल तिल का तेल लीजिए। और ऑयल पुलिंग क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हम कुल्ला करते हैं, पानी मुंह में ऐसे लेते हैं और पूरे मुंह में घुमाते हैं और फिर उसको स्पिट कर देते हैं, सेम चीज हमें ऑयल पुलिंग में करना है। हमें तिल का तेल लेना है और उसे अपने मुंह में भरना है और उसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक मुंह में रखना है। पीना नहीं है उस तेल को, सिर्फ मुंह में रखना है और उसको आप मुंह में राइट टू लेफ्ट ऐसे उसको घुमाते जाइए। एंड 5 to 7 मिनट्स के बाद फिर आप उसको पूरा पूरा बाहर निकाल दीजिए। एंड देन उसके बाद अच्छे से पानी से अपना माउथ क्लीन कर दीजिए। सो ये डेली करने से डेफिनेटली आपका जो ओरल हेल्थ है वो भी मतलब हेल्दी रहेगा एंड साथ में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैं कहूंगी हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। बच्चे अक्सर हाइड्रेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी जो है वो बहुत जरूरी है, उसको प्लीज पीते रहिए रेगुलरली, स्मॉल इंटरवल्स में पानी पीते रहिए। एंड बच्चों को जनरली आदत होती है बिजी होते हैं अपने लाइफ में, अचानक से आएंगे फिर एकदम से एक बॉटल उठाएंगे और फटाफट गल्प कर जाएंगे। तो वैसा ना कीजिए, आराम से बैठिए, कोई नहीं 1 मिनट भी लग जाएगा अगर पानी पीने में तो कोई हर्ज नहीं है, आराम से पीजिए पानी। और सबसे बेस्ट तो रहेगा अगर स्मॉल इंटरवल्स में पानी पीते रहेंगे। एंड स्पेशली अगर आप किसी ह्यूमिड एरिया में या गर्मी के एरिया में रहते हैं तो प्लीज अपने हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। फॉर दैट सेक इवन विंटर्स में कहूंगी, विंटर्स में तो पता ही नहीं चलता है कि हम थर्स्टी हैं। तो लोग अक्सर फिर और कम पानी पीते हैं। मैंने देखा है जो लोग पूरे दिन सिर्फ 1 या 2 ग्लास पानी में ही निकाल देते हैं। सो 1-2 ग्लास इज लाइक रफली लाइक 300-400 ml, तो ये तो बहुत ही कम है। सो डेफिनेटली हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। ग्लासेस वाइज अगर आप मुझे पूछेंगे तो एनीवेयर 8 to 10 ग्लासेस जरूरी है, और अगर लीटर्स वाइज आप मुझे पूछेंगे तो एनीवेयर 2.5 to 3 लीटर्स इज इनफ जरूरी है। ओके, ये कुछ सिंपल चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी विद रिगार्ड्स टू मेंटल हेल्थ। ओके। एंड डॉक्टर निकिता, जैसे आपने बोला कि सुबह ल्यूकवार्म वाटर जरूरी होता है पीने के लिए, पीना चाहिए,
तो दैट इज फॉर बिफोर ब्रशिंग और आफ्टर, मतलब कुछ लोग होते आई हैं कि सुबह सजेस्ट सुबह उठते हैं आफ्टर कि ब्रशिंग। आफ्टर आई ब्रशिंग। सजेस्ट आफ्टर ब्रशिंग, हाँ जी। आपने अपना ब्रश कर लिया एंड आपने अपना ओरल, जैसे मैंने कहा, टंग स्क्रेपिंग, ऑयल पुलिंग, ये सब आपने कर लिया, फिर उसके बाद आप एक ग्लास लुकवार्म वाटर पी लीजिए। हाँ जी। ओके। एंड ये जो होता है ना कि एक टीनेजर्स में कि खाने पीने का जो बैलेंस है वो बहुत बिगड़ जाता है, हाँ जी। कि बहुत ईटिंग डिसऑर्डर होने लगते हैं, या तो किसी वजह से वो बहुत ज्यादा उनको भूख लग रही है तो कुछ भी खाने लगे, देन अगेन फिर या तो नहीं खा रहे हैं, काम इतनी ज्यादा पढ़ाई है कि वो खाना भी नहीं सही से खा रहे। तो इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर अगर है उनको? ऑलराइट। सो इसके लिए एक सबसे अच्छा टिप मैं ये कहूंगी कि बच्चों के लिए एक तो फिक्स टाइम करना जरूरी है। ओके, हम्म फिक्स टाइमिंग अपना कर देंगे तो उससे ये होगा कि ठीक है, काइंड ऑफ बॉडी जो है उस चीज को हैबिचुएट हो जाती है, तो इवेंचुअली फिर आपको ऑटोमेटिकली उस टाइम पे भूख लगने ही लगती है, एंड देन आप डेफिनेटली उठ के जाएंगे खाने। हम्म। एक तो अपना फिक्स टाइम कर दीजिए। सेकंड में ये कहूंगी, टीनेज में स्पेशली बिकॉज जैसे बच्चे पढ़ाई में स्पेशली जब बिजी हो जाते हैं तो जनरली उन्हें ध्यान नहीं रहता है, एंड थोड़ा रिफ्रेशमेंट की जब जरूरत होती है तो मैंने देखा है बच्चे आजकल या तो टी कॉफी या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, काइंड ऑफ उनको रिफ्रेशमेंट के लिए जब जरूरत लगती है। इंस्टेड मैं कहूंगी कि आप फ्रूट्स ऑप्ट कीजिए। ओके। फ्रूट डेफिनेटली आपको नरिश भी करेगा, एंड बिलीव मी, जितना रिफ्रेशमेंट फ्रूट से मिलता है ना उतना और किसी चीजों से नहीं मिलेगा। और एक और मैं टिप देना चाहूंगी यहाँ पे, व्हाट किड्स कैन डू, किड्स, टीनेज, इवन एक्चुअली एडल्ट्स कैन डू इट, दिस इज फॉर एवरीवन। ऐश गार्ड आपने सुना होगा, एक सब्जी है ऐश गार्ड। सो ऐश गार्ड का जूस पीना इज वेरी वेरी हेल्पफुल। क्यों? हमें कॉफी या चाय पीने से कैसी एकदम से एनर्जी आती है, एक वो किक मिलता है, राइट? वो सेम चीज ऐश गार्ड से होती है। लेकिन ऐश गार्ड से फायदा क्या है कि कॉफी और टी पीने से ना जो आपको हाई एनर्जी मिलती है, लेकिन साथ में वो आपको एक इरिटेबिलिटी भी देता है जो आपको उस वक्त रियलाइज नहीं होगा। ओके, इसलिए कहा जाता है कि जनरली टी कॉफी नहीं पीना चाहिए, स्पेशली कॉफी में कहूंगी, क्योंकि वो एक इरिटेबिलिटी भी देता है, और आप जितना ज्यादा कॉफी पियेंगे ये उतना ज्यादा हो। एंड जनरली बच्चे जब पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं तो उन्हें नहीं ध्यान रहता है कि हमने कितने कप्स चाय कॉफी पिया है। सो ऑप्शन ये अच्छा रहेगा कि आप ऐश गार्ड जूस ले लीजिए, आपको इमीडिएटली रिफ्रेश फील होगा, आपको आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, एंड जो इरिटेबिलिटी है वो भी नहीं होगी। तो डेफिनेटली आप लॉन्गर टाइम के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, आप ज्यादा टाइम के लिए पढ़ पाएंगे, या जितना भी आपने टाइम सोचा है पढ़ने का, आप एटलीस्ट उतना टाइम पूरा 100% दे पाएंगे। कई बार हम सी, इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी कि ज्यादा टाइम डालिए पढ़ाई पे, पर जितना भी टाइम सोचा है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उस पर 100% देना जरूरी है। सो उस 100% देने के लिए अपनी एनर्जी को हाई रखना जरूरी है। सो फ्रूट्स एंड ऐश गार्ड जूस ये मैं रिकमेंड करूँ। ओके। तो जूस ये मतलब अगर हमने मान लीजिए एक बॉटल में उसको प्रिजर्व करके रख लिया और हम उसको उस टाइम तक पी रहे हैं तो वो ओके है कि अगर 1 डेढ़ घंटे के लिए, या फिर उसको आप तुरंत निकाल के तब उसको करें? नहीं, आप जैसे आपने मॉर्निंग में अपना जूस निकाल के रखा है तो आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, एंड देन जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं दिन में तो आपको जब भी ऐसे रिफ्रेशमेंट की जरूरत लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा जाके ले सकते हैं। ले सकते हैं, मतलब प्रिजर्व कर सकते हैं उसको। हाँ जी डेफिनेटली, बट मैं ये कहूंगी कि उसको नेक्स्ट डे के लिए ना रखें। हाँ, सेम डे पे। हाँ जी, सेम डे पे उसको फिनिश कर दीजिए, फिनिश कर दे, कंज्यूम कर ले। हाँ ओके। हाँ और यही खाने की वजह से हो जाती है ओबेसिटी, हाँ जी। या फिर वेट वेट गेन हो जाता है, या बच्चे फिर वही, या तो वेट लॉस बहुत ज्यादा। ओबेसिटी का आप कैसे उसको कवर कप करेंगे कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है तो बच्चा उसको कैसे मैनेज करे, क्योंकि उसको पढ़ाई भी करनी है, उसको अगर ट्यूशन जा रहा है ट्यूशन भी जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, वो इस चीज को कैसे मैनेज करे विदाउट, अगर मतलब अगर उसके पास जिम नहीं जा रहे, वैसे तो बच्चे, हालांकि मुझे
लगता नहीं है कि वो, क्योंकि वो खेलते कूदते हैं तो जिम की जरूरत है, बट कैसे उस चीज को घर में मैनेज कर सकते हैं? क्या ऐसी चीजें जिनको वो खा के या अपनी डेली रूटीन को चेंज कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रिचा। और जैसे आपने कहा ना कि बच्चे खेलते कूदते हैं, नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं खेलना, या समटाइम्स ऐसे भी होता है कि उनका एनवायरनमेंट उतना फ्रेंडली नहीं है, लाइक उनके फ्रेंड्स उनके साथ उतने फ्रेंडली नहीं है, और ये चीज वो समहाउ अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते हैं और फिर खेलने नहीं जाते हैं बाहर और घर में ही बंद रहते हैं। तो डेफिनेटली एक तो ऐसा भी अगर कुछ है तो ये भी एक रीजन हो जाता है ओबेसिटी का। तो मैं कहूंगी कि अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए एंड अपने लिए नया एनवायरनमेंट ढूंढिए। जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं फ्रेंड्स के साथ रहिए, सिर्फ फ्रेंड्स बनाना जो है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। सो ठीक है कि हमने जिनसे दोस्ती की, अगर वो नहीं हमें इंक्लूड कर रहे हैं हमारे इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। इसका एक सिंपल सा ये है कि आप उनसे कुछ अलग हैं और ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपको खुश होना चाहिए, आप जैसे भी हैं उस बात पे आपको गर्व होना चाहिए, एंड आप अपने नए फ्रेंड्स बनाइए और नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एनर्जी में सल्क मत होइए कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। सो प्लीज, एक तो इस चीज का ख्याल रखिए डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज बहुत एड ऑन करती है ओबेसिटी में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में। ये मैं कहूंगी कि डेफिनेटली कम्युनिकेट कीजिए अपने पेरेंट्स से एंड ट्राई टू फाइंड अ न्यू एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ। उसके अलावा मैं कहूंगी कि जैसे बच्चे घर पे डेफिनेटली पढ़ाई में ज्यादा बिजी रहते हैं, टाइम नहीं होता है जितना उनको खेलना चाहिए। तो अगेन जैसे मैंने कहा था कि स्पोर्ट्स ऑफ देयर चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनकी चॉइस की होगी ना तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बच्चे टाइम निकाल ही लेंगे उस चीज के लिए। ओके, एक वो बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स ऑफ देयर चॉइस। तीसरी चीज मैं कहूंगी, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि जो रिफ्रेशमेंट्स के लिए ब्रेक लेते हैं बीच में, तो वहां पे इंस्टेड ऑफ ईटिंग पैकेज्ड फूड्स या डीप फ्राइड फूड्स, उसके बजाय आप फ्रूट्स एंड जैसे मैंने आज का जूस कहा, तो इन चीजों को आप ऑप्ट कीजिए। फ्रूट्स अभी सी देयर आर वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा है बच्चा जिसको डेली एक एक चीज सेम चीज खाना पसंद नहीं है, तो आज एक फ्रूट खाइए, कल दूसरा खाइए, एंड आराम। एंड बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि वो आराम, अगर वो ज्यादा मतलब अगर उनको ओबेसिटी भी है तो भी वो दिन में 2 फ्रूट तो आराम से एंजॉय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड उसके अलावा आई विल से कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मानिए आपको 30 मिनट्स या 1 घंटा हो गया है बैठे हुए, तो उसके बाद उठिए, थोड़ा वॉक करके आइए, घर में ही जितनी भी स्पेस है थोड़ी सी वॉक कीजिए। छोटे छोटे तरीके होते हैं, अपने पास पानी की बोतल ना रखिए, उठ के किचन में जाइए, पानी पीने जाइए, ये तरीका होता है। अभी जैसे आपको रिफ्रेशमेंट की जरूरत लग रही है, तो रेदर देन आस्किंग हेल्प फ्रॉम योर फैमिली कि मुझे फ्रूट कट करके दे दो, आप उठो, जाओ, खुद ही कट करके ले आओ। इस तरह से आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में रख रहे हैं। एंड इवन जैसे और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैं भी ये प्रैक्टिस करती हूँ। सपोजिंगली मैं फोन पे किसी से बात कर रही हूँ, तो मैं वॉक करते करते बात करूंगी घर के अंदर ही, रेदर देन सिटिंग एंड टॉकिंग। ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें वो ऐड कर सकते हैं अपने टाइट स्केड्यूल में भी। एंड दिस इज कहने के लिए छोटी चीजें हैं, बट जब आप इनको रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली करते रहते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। एंड स्पेशली ओबेसिटी में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ, ये बहुत सही है कि आप जब बात कर रहे हैं तब आप वॉक करें, बिकॉज उस टाइम पे आपको नहीं पता है कि आपने कितनी वॉक करी है, बट हो सकता है कि आप अगर डेली वॉक करने जाएंगे तो उससे ज्यादा आपने ऑटोमेटिकली घर पे ही उतने एरिया में कर ली, और आपको उस चीज का स्ट्रेस भी नहीं है कि ओके मुझे जाना है स्पेशली या कहीं पर। हाँ, फ्रूट, जैसे आपने कहा कि फ्रूट खाने चाहिए, फ्रूट का कोई एक मतलब टाइम होता है कि इस टाइम के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, या खाना खाने से इतनी देर पहले या इतनी देर बाद का गैप कुछ, कि रात में नहीं खाएं, इस तरह से भी कुछ होता है फ्रूट्स के लिए? हाँ जी। जनरली मेरा सजेशन ये रहता है, या आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि फ्रूट्स को खाने के साथ ना खाएं। जैसे मैंने कॉमनली लोगों में हैबिट देखी है कि खाना खत्म हो जाता है एंड देन उसके बाद वो फ्रूट खाते हैं। हम इसलिए मना करते हैं खाना खाने के बाद फ्रूट खाने के लिए, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनने ही वाला है, जो भी आपने कार्ब खाया है।
जो भी ग्लूकोज ऐसा नहीं कि सिर्फ शुगर से बनता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, कार्ब, फैट, प्रोटीन, सबसे बनेगा ही। अब अगर हम लास्ट में खाना खाने के बाद फ्रूट खाते हैं तो हम और फ्रुक्टोज ऐड कर रहे हैं, यानी अनदर फॉर्म ऑफ शुगर ऐड कर रहे हैं अपनी बॉडी में। तो इससे हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक ज्यादा हो जाएगा। सो वो ओके। ना हो, इसलिए कहा जाता है कि फ्रूट्स जो है खाने के साथ ना खाएं उसको। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मिड मॉर्निंग हो गया, या फिर लंच एंड आपका जो डिनर के बीच में इवनिंग स्नैक्स जब आप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लंच किया है समवेयर अराउंड 1-1:30, सो आइडली अराउंड 3 o'clock 4 o'clock इज अ वेरी गुड टाइम टू हैव योर फूड। सो दैट इज द टाइम। नाइट टाइम में कुछ बच्चे होते हैं जिनको रात को पढ़ाई करने का उनका टेंडेंसी ऐसा है कि उनको रात को ही पढ़ाई कर पाते हैं, उनको जागना पड़ता है रात को। तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आइडियली रात को फ्रूट मना करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो जाग रहे हैं और जरूरत है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि कुछ फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स, बनाना, चीकू, ये जो फ्रूट्स हैं ये रात को ना खाएं, क्योंकि ये जो फ्रूट्स हैं ये जनरली शरीर में जो कफ प्रवृत्ति है उसको बढ़ाते हैं। ओके, कफ प्रवृत्ति यानी कफ प्रवृत्ति अगर शरीर में बढ़ जाए ना तो आपका शरीर थोड़ा स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, आपको खाने के बाद नींद बहुत ज्यादा आती है, आपकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाती है। तो अभी डेफिनेटली हम क्योंकि रात को पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें तो नहीं चाहिए कि ये सब हो हमारे साथ। सो यस, इवन मैं इसके लिए मैं कर्ड भी मना करूंगी रात को खाने के लिए, फॉर द सेम रीजन, क्योंकि अगेन शरीर में कफ प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए कि तो फ्रूट स्पेशली मैं कहूंगी बनाना, ग्रेप्स, चीकू, ये फ्रूट रात को ना खाएं। बाकी जैसे एक स्मॉल या मीडियम बोल ऑफ वाटरमेलन खा सकते हैं, ऑरेंजेस, मौसम्बी, सिट्रस फ्रूट जो है वो आराम से खा सकते हैं, बिकॉज उनसे रिफ्रेशमेंट भी होती है। सपोजिंगली किसी को लेमन यूज करना है नाइट में, तो लेमन मैं सजेस्ट करूंगी कि उसको वार्म वाटर में यूज करें, नॉर्मल या ठंडे पानी में ना यूज करें। तो फिर वो लेमन से जो थ्रोट समटाइम्स थ्रोट इरिटेशन का प्रॉब्लम होता है नाइट टाइम में लेने की वजह से, तो वो नहीं होगा। सो दिस इज हाउ दे कैन इनकलकेट फ्रूट इन देयर नाइट रूटीन। ओके, एंड डे में तो जैसे मैंने कहा मिड टाइम में, दैट इज हाउ दे कैन। ओके, एंड जैसे आप अभी डायबिटीज पे स्पेशलाइजेशन आपका है, सो अगर किसी को डायबिटीज है या अगर किसी को लग रहा है, वो कैसे उस चीज को चेक करे? एक तो वो ब्लड टेस्ट के थ्रू, या कोई ऐसा सिम्टम होता है कि जो जिसको देख के उसको समझ में आ जाए कि अच्छा उसको ये प्रॉब्लम मतलब इनिशियल वे में है या उसको है एक्चुअली में? ओके, सो यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने रिचा। डेफिनेटली अभी इंडिया जो है लाइक वर्ल्ड में कैपिटल बन चुका है डायबिटीज का। सो ये लाइक दिस इज वेरी सैडनिंग, एंड स्पेशली आजकल छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं जिनको डायबिटीज हो जा रही है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 जो जेनेटिकली हेरिडिटरी आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रही हूँ, और वो अनफॉर्चुनेटली इसलिए हो रहा है लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, और पेरेंट्स की लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, अवेयरनेस नहीं है। जैसे देखा गया है कि छोटे बच्चे ही होते हैं जब जैसे 2-3 साल के जैसे हों, तो मीठा इनको दे दो, क्या होगा इससे, अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, अभी तो उम्र है खाने की। एंड होता ये है कि आप तभी तो आप ऐसा समझते हैं कि अभी उम्र है खाने की, और फिर वो आदत बन जाती है। फिर धीरे धीरे वो आदत फिर चेंज करना उतनी ही मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जितनी छोटी उम्र से उनको समझाएं और पैकेज्ड फूड से दूर रखें, उतना अच्छा रहेगा। सो डायबिटीज का भी ऐसा ही है, जितनी छोटी उम्र से आप उनको पैकेज्ड फूड से दूर रखें, एक्टिव रखें, उतना अच्छा है। सिम्टम्स आपने मुझे पूछे कि कैसे घर में चेक कर सकते हैं, 2 तरीके हैं बहुत इजी चेक करने के लिए। एक तो बच्चों में देखा होगा, समटाइम्स बच्चे ओबीज होते हैं, समटाइम्स ओबीज नहीं भी होते हैं, लेकिन उनका जो नेक का बैक पोर्शन है, आप देखेंगे नेक का बैक पोर्शन बहुत ज्यादा बाकी स्किन से बहुत ज्यादा पिगमेंटेड होता है, बहुत ज्यादा डार्क होता है। तो अक्सर जिन बच्चों में वो आपको दिखेगा कि उनका जो नेक का बैक पोर्शन है अपटिल हेयर होता है, जनरल नॉर्मली आमतौर पे पीछे से लेके यहाँ तक, जिनका भी बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा, लाइक आई विल से जो भी स्किन टोन है उससे एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स ज्यादा डार्क दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि उस बच्चे में कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस है। या तो वो जब तभी स्टार्ट हो रहा है,
अब वो किस लेवल पे है वो तो बाद में पता चलेगा, बट वो एक इंडिकेशन है। दूसरा Okay. एक सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगी, जो आयुर्वेद का एज ओल्ड तरीका है फाइंड आउट करने का कि डायबिटीज है कि नहीं। यूरिन जब हम पास करते हैं, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये एडल्ट्स के लिए भी है। हम जब यूरिन पास करते हैं, एंड मानिए कि अगर आपको ऐसा लगे कि यूरिन पास करने के बाद ना, जो भी बंदे ने यूरिन पास किया है, अगर आपको वॉशरूम में ना ज्यादा एंट्स दिखे, ओके, नियर आपके जो भी वॉशरूम है, अगर आपको वहां पे ज्यादा एंट्स दिखने लग जाए, तो समझ जाइए कि समवेयर देयर इज प्रॉब्लम। ये बहुत एज ओल्ड तरीका है। जब ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होते थे, तो आयुर्वेद में इसको ऐसे ही आइडेंटिफाई किया जाता था कि जिन्होंने भी जहाँ यूरिन पास किया है, अगर वहां पे एंट्स, क्योंकि जब डायबिटीज हो जाती है ना, तो आपकी यूरिन में स्वीटनेस आ जाती है एंड एंट्स उसको अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ। सो दैट इज द रीजन। ये एक तरीका है फाइंड आउट करने का। लेकिन उससे ज्यादा मैं ये कहूँगी, आजकल चलो फिर भी पीपल हैव वेस्टर्न टॉयलेट्स, दे कीप फ्लशिंग, दे कीप क्लीनिंग, सो एट टाइम ये चीज मिस भी हो सकती है। सो द अदर वे विच आई विल सजेस्ट इज व्हाट दे कैन डू इज, जो यूरिन जब पास करते हैं तो एक बहुत पेक्युलर सी स्वीट स्मेल उसमें आएगी। सो yeah. Auntie, meet my big cousin. Thank you. My big cousin is on. तो यूरिन में एक बहुत पेक्युलर सी स्वीटनेस, एक स्वीट स्मेल आएगी। सो डेफिनेटली सी, जनरली यूरिन में ना, अगर आपका यूरिन, इफ यू पास अ हेल्दी यूरिन which is supposed to be very light yellowish in color, very light actually, it should not be golden, very light ऐसे yellowish, and it should not have any odor. अगर स्वीट ऑर्डर है तो टेंडेंसी है कि आप मे बी आप डायबिटिक है, या आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मींस आप डायबिटीज की रेंज में नहीं फॉल करते हैं, लेकिन नॉर्मल से आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है। तो दिस इज हाउ यू कैन कम टू नो घर पे कि हाँ, शायद मेरे शरीर में शुगर लेवल्स मेरे ज्यादा है। सिम्टम वाइज दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। एंड एक चीज कहना चाहूंगी, सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि हम जितने छोटी उम्र से हम अपने बच्चों को कम से कम मीठा दें, उतना अच्छा रहेगा। शुगर इन फॉर्म ऑफ शुगर मैं स्पेशली कहूंगी। क्योंकि हमारे सी प्रॉब्लम ये है ना आज की डेट में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हम डायरेक्ट जो उनको वाइट शुगर देते हैं। हमारे फूड में इतने हिडन शुगर्स हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम मखाना खाते हैं, ठीक है, मखाना एक बहुत हेल्दी स्नैक्स है, और आजकल मखाना आपको पता है डिफरेंट ब्रांड्स पैकेज करके दे आर सेलिंग इट। नाउ आई विल सजेस्ट कि लोग कभी जाके उसका उस पैकेज को उठाएं और उसमें पढ़ने की कोशिश करें। उसमें शुगर, सोडियम, ये सब उसमें रहता है। इन सब चीजों में रोस्ट किया जाता है उसको, एंड दैट इज द रीजन इट हैज दैट एडिक्टिव टेस्ट। अगर आप सिंपल मखाना खाएं जिसमें कोई फ्लेवर्स ना हो, तो आप उसको ज्यादा नहीं खा पाएंगे। आप एक बोल से ज्यादा खा ही नहीं सकते, एक स्मॉल बोल से ज्यादा। लेकिन ये जो पैकेज मखाना आते हैं, इतने एडिक्टिव होते हैं कि पता ही नहीं चलता है, पीपल जस्ट कीप ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग। सो डेफिनेटली जब आप वो खा रहे हैं, तो आप साथ में वो एड ऑन शुगर भी खा रहे हैं, एड ऑन सोडियम सॉल्ट भी खा रहे हैं, जिसका आपके पास कोई यू आर नॉट टेकिंग नोट ऑफ दोस थिंग्स। और आप तो कहेंगे हमने तो शुगर खाई नहीं, हम शुगर से वही सोचते हैं जो हम व्हाइट शुगर खा रहे हैं। So that is the reason कि हम जितना बच्चों को दूर रख सकें पैकेज प्रोडक्ट से, उतना अच्छा है। एक 80-20 रूल फॉलो करें। मैं पेरेंट्स को भी कहूंगी और टीनेजर्स को भी कहूंगी, 80-20 रूल फॉलो करें, जहाँ पे 80% आप होम कुक्ड फूड खाइए एंड 20% आप स्प्लर्ज कीजिए। सो 80-20 बैलेंस बना के रखेंगे, तो आपको जो भी खाने की इच्छा है आउटसाइड फूड, आप उसको गिल्ट फ्री एंजॉय कीजिए, लेकिन बाकी 80% टाइम अपना होम कुक्ड फूड खाइए। तो इससे ये होगा कि जब भी 20% इंडल्जेंस आप कर रहे हैं, तो आप गिल्ट फ्री इंडल्जेंस कर सकते हैं, सेकेंडली आप हेल्दी भी रहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको इंक्लूड करनी चाहिए अपने डेली लाइफ में। और घर में ऐसा कुछ है जिसको खाएं तो उससे अगर शुगर है तो वो कम होना शुरू हो जाए? कोई ऐसी जैसे घर में ही अवेलेबल होती है बहुत सारी चीजें। सो बच्चों के लिए एक चीज मैं कहूंगी, बहुत ही सेफ है, एंड स्पेशली आपने मुझे शुगर का पूछा, हाई शुगर लेवल्स अगर है तो सिनेमन।
ये बहुत अच्छी चीज है। ओके। तो ये मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि सिनेमन नॉट ओनली फॉर शुगर, सिनेमन इवन फॉर स्किन बहुत अच्छी है। एंड यू नो टीनेजर्स कितने कंसर्न रहते हैं अपनी स्किन को लेकर। सो मैं कहूंगी सिनेमन बहुत ही सेफ एंड बहुत ही हेल्पफुल हर्ब है। सो आप सिनेमन की टी बना के पी लीजिए, या आप सिनेमन अपने खाने में ऐड कर लीजिए, स्पेशली अगर आप कुछ मीठा खा रहे हैं। जैसे मानिए अगर आप खीर वीर बना रहे हैं, या समटाइम्स अगर आप मीठे ओट्स बना रहे हैं, तो उनमें आप सिनेमन ऐड कर सकते हैं। एंड या फिर जैसे मैंने कहा कि इवन ड्यूरिंग स्टडी के टाइम पे आपको कोई रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेना है, तो अगेन सिनेमन टी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके। तो सिनेमन टी सिंपल, आपको जस्ट पानी बॉईल करना है, उसमें एक स्मॉल सिनेमन स्टिक डाल दीजिए, उसको थोड़ा ब्रू होने दीजिए बॉईल पानी में, एंड देन यू कैन सिप इट। सो इजी है बनाना। अगर आपको ज्यादा स्वीटनेस चाहिए तो थोड़ा सा हनी ऐड कर दीजिए जब थोड़ा लुकवार्म हो जाए। ज्यादा हॉट वाटर में तो मैं हनी नहीं सजेस्ट करूंगी, लेकिन जैसे लुकवार्म हो जाए तो आप हनी ऐड कर सकते हैं। लेकिन सिनेमन की एक खासियत है कि उसमें एक अपनी ओन स्वीटनेस होती है, तो स्वीट ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। Cinnamon itself is enough. So cinnamon is very good in regulating your blood sugar levels, and cinnamon is very good even जैसे उसको आयुर्वेद में उसको रक्त शोधक कहा गया, मतलब it cleans your blood, it purifies your blood, and that is how it helps you in giving a very good skin, and even helps you in skin problems like acne and all ये सब। So cinnamon tea और cinnamon अपने खाने में is a very good option which kids can adapt in their daily routine for at least controlling the blood sugar levels. ओके। और जैसे टीनेजर्स का तो नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत भागते रहते हैं, जैसे घर में भी भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर मिठाई भी खा रहे हैं, कुकीज भी खा रहे हैं, चॉकलेट भी खा रहे हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि वो तो इतना भागते हैं, वो तो सारी चीजें रिलीज हो गई तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल में उनको भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो इतना ज्यादा खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ सी होता क्या है अभी, एक शुगर का एक सिंपल मैकेनिज्म है। देखिए शुगर क्या करता है जब शरीर में जाता है, आप कोई भी ऐसी चीज खाएं जो मीठी है, ओके, या आप सीधा मीठा ही खा रहे हैं, शुगर ही खा रहे हैं, आप खाएंगे शुगर, आपकी बॉडी में इमीडिएट आपके ब्लड में इमीडिएटली शुगर स्पाइक होगा, हाई ऑन एनर्जी हो जाएंगे आप, ओके, एंड आपका ग्राफ एकदम ऐसे जाता है, यहाँ से सीधा एकदम आप हाई ऑन एनर्जी है। सो थोड़ी सी देर के लिए लाइक मे बी हाफ एन आवर और मे बी 1 आवर के लिए आप एकदम हाई ऑन एनर्जी है, एंड आप एकदम फुल्ली प्रोडक्टिव, बच्चे होंगे तो बहुत ज्यादा उछलेंगे कूदेंगे एंड ऐसे सब, और फिर एकदम से ग्राफ यूं नीचे, मतलब ग्राफ टाइम भी नहीं लगता है कि स्लोली 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 स्टेप बाय स्टेप, नहीं, डायरेक्टली ऐसे। सो होता क्या है, इसलिए बच्चों में अक्सर देखा गया है, स्पेशली जो बच्चे ज्यादा शुगर खाते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और फिर एकदम से थक जाते हैं। आई डोंट नो आपने ये नोटिस किया है कि नहीं, बट आप देखना कभी बच्चों में ऐसा होता है कि एकदम से एक्टिव और फिर एकदम से थक जाएंगे और फिर इरिटेट होने लग जाएंगे, क्योंकि एक तो छोटे बच्चों में उनको पता नहीं होता है कि अपनी इमोशंस को हम कैसे कन्वे करें, तो इरिटेशन होने लग जाती है, फिर वो गुस्सा करने लग जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम बच्चों को डांटते हैं कि आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्या ऐसा हो गया, पर हम ये चीज को समझते नहीं कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई, मीठा खाने से, राइट। अगर वो मीठा ही नहीं दिया होता तो इस तरह से शुगर स्पाइक नहीं होता, और ना तो वो इमीडिएटली फिर डाउन नहीं जाता, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे ही शुगर स्पाइक होने के बाद जब डाउन जाती है ना, तो वो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इरिटेबल ये बनाएगी, थकावट और एक बहुत अलग तरीके की थकान होती है। मतलब वो थकान इस तरीके की होती है कि सिर्फ फिजिकल नहीं, वो आपको मेंटली भी थकाने लग जाती है। तो जब कोई चीज आपको मेंटली भी थकाने लग जाए तो फिर वहां पे इरिटेशन, गुस्सा, ये सारी चीजें बिल्डअप होने लगती है। सो यू सी ये सब मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर जो हमें एक्चुअली समझ नहीं आता है अनटिल हम इसके बारे में पढ़ाई ना करें कि ये सब चीजें कैसे शुगर से कनेक्टेड है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों को आप जितनी कम उम्र से जितना कम मीठा दे उतना अच्छा है। क्योंकि हम शुगर की बात कर रहे हैं तो स्पेशली जो पैकेज्ड फूड आते हैं अभी कभी, ठीक है, मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगी, आप अपने यहाँ पे डाल दीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में।
पैकेज फूड में ना शुगर, अभी हम नॉर्मली जो होता है हमें शुगर से ग्लूकोज पता है या सुक्रोज पता है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे 2-3 ही नाम पता है, लेकिन शुगर के इतने सारे हिडन नेम हैं जो पैकेज फूड में होते हैं, जो शायद लोगों ने कभी सुने भी नहीं होंगे। कहने के लिए तो लिख दिया जाता है ऊपर शुगर फ्री, बट वो सारे केमिकल फॉर्म है शुगर के, जो बहुत ऑलमोस्ट हर पैकेज फूड में इवन शुगर फ्री प्रोडक्ट्स भी जो कहे गए हैं उनमें वो ऐड किए जाते हैं। अभी आजकल बहुत सारे हेल्दी प्रोडक्ट स्टार्ट हो गए हैं जहाँ पे वो लोग कहते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए मैं कहूंगी, जो स्पेशली 2 years and 4 years के बीच बच्चे होते हैं इन दिस एज ग्रुप, उनके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में जो ऐसे एंडोर्स करते हैं कि हमने इसमें सिर्फ जैगरी ऐड किया है, हमने इसमें सिर्फ डेट्स ऐड किया है। बट मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लुक आउट, उसमें जैगरी एंड डेट्स के अलावा अगेन शुगर होता है ना, वो शुगर कौन से फॉर्म में है, उसका क्या नाम दिया गया है, दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड। तो उसके लिए आई विल जस्ट शेयर अ लिस्ट एंड आपको शेयर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज लिस्ट, आई एम श्योर लोगों ने वो नाम भी कभी पढ़े नहीं होंगे, ऐसे ऐसे नाम है उसके अंदर। सो क्या होता है ना, जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप देखेंगे क्या, है ना, आपको नॉलेज तो होना चाहिए, आपको अपने लेबल्स रीड करने आना चाहिए। सो बेस्ट तो यही होगा कि जैसे मैंने कहा 80-20 रूल फॉलो करें। इवन तो बच्चा छोटा है, ये जो हमारा ना टाइम डिफरेंट है, तो ये जो सोच है कि बच्चे हैं अभी मीठा नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, ये सोच हमें आज की डेट में बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे फूड में एडल्ट्रेशन बहुत है और अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज को रोक नहीं सकते हैं। सो बेस्ट यही होगा कि हम अगर उनको कम से कम पैकेज फूड दें एंड मैक्सिमम होम कुक फूड दें। ओके। और ये जो ब्राउन शुगर होती है, जैसे वैसे सुना जाता है कि चलो व्हाइट शुगर नहीं करनी, ब्राउन शुगर इज गुड और इट्स ओके to consume? I will say it is better than white sugar, but again I will insist on not having it. Brown sugar और white sugar में फर्क सिर्फ इतना ही है कि brown sugar white sugar से थोड़ी कम refined होती है। सिर्फ प्रोडक्ट ये सबके सब शुगर के इनके ही प्रोडक्ट्स हैं, गुड़ भी उसी का प्रोडक्ट है, ब्राउन शुगर भी उसी का प्रोडक्ट है एंड व्हाइट शुगर भी उसी का प्रोडक्ट है। लेकिन ये जितने जितने मतलब आप ऐसे समझिए, जो चीज जितनी सुंदर दिख रही है ना उसमें उतना ज्यादा रिफाइनमेंट है, जो चीज जितनी कम सुंदर दिख रही है उतनी कम रिफाइंड है। सो पुराने जमानों में जैसे लोग गुड़ ज्यादा यूज करते थे, बिकॉज उस वक्त इतना रिफाइंड साधन ही नहीं थे चीजों को इतना रिफाइन करने के लिए। शुगर तो अभी कुछ ही सालों पहले आई है। तो बेस्ट तो यही होगा कि आप जितना हो सके नेचुरल सोर्सेज को स्टिक करके रखिए। एंड बच्चों के लिए तो मैं कहूंगी सबसे बेस्ट, स्पेशली इवन फॉर टीन्स, फॉर दैट आई विल से हनी बहुत ही अच्छी चीज है। हनी स्पेशली जो रॉ हनी हम कहते हैं, इसीलिए अच्छा मैं कहूंगी कि एक तो आपका स्वीट क्रेविंग जो है वो हनी से आपका कम हो जाता है। सेकेंडली, जैसे मैंने कफ प्रवृत्ति की बात की थी, तो हनी जो है शरीर में कफ प्रवृत्ति को भी कम करता है। तो स्पेशली जो बच्चे ओबीज वगैरह हैं और उनको मीठा खाना है, तो उनके लिए हनी बहुत ही अच्छा है, बिकॉज वो उनकी कफ प्रवृत्ति को भी कम करेगा, स्वीट क्रेविंग को भी दूर करेगा। सो दिस इज हाउ हनी इज वेरी हेल्पफुल। और भी बहुत बेनिफिट्स हैं हनी के, बट दिस इज ऑल आई वुड लाइक टू एंड विद। तो अगर शुगर नहीं, मतलब शुगर का सब्स्टिट्यूट हनी है या फिर गुड़, या अदरवाइज जैगरी भी ऑप्ट कर सकते हैं। स्टीविया इज एक्चुअली, अगर आप मुझसे एकदम प्योर नेचुरल रिसोर्स पूछें तो इट इज स्टीविया। एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज क्लोज टू नेचुरल थिंग इज हनी। ओके, हनी भी एक्चुअली देखा जाए तो है तो नेक्टर, राइट? और जो भी है बीज उनको फ्लावर से निकालती हैं, तो है तो वो भी कॉन्सेंट्रेटेड नेक्टर। लेकिन ठीक है, उसको स्मॉल अमाउंट में खाएंगे तो इट इज गुड, इट्स ओके। इफ यू आर हेल्दी यू कैन डेफिनेटली एंजॉय इट इन स्मॉल अमाउंट्स। So stevia and honey are the best natural form of sweeteners which you can have. And if you are healthy, you don't have diabetes, you don't have hyperglycemia or sugar issues, then definitely you can even opt for jaggery. Jaggery as well. Okay. तो ये सारा तो हो गया अगर डायबिटीज है। एक जो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी हार्मोन्स की, ठीक है, क्योंकि टीनेजर्स में हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने बाद में बात करी थी कि हार्मोन्स गर्ल्स बॉयज दोनों में चेंज हो रहे हैं। हाँ जी, दोनों के चेंज हो रहे हैं, तो दोनों को चेक करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। गर्ल्स के लिए बहुत सारे हैं, बॉयज के लिए क्योंकि वो बॉयज का इंटरेक्शन पेरेंट्स से
इन सब चीजों में नहीं होता है। गर्ल्स का फिर भी अपनी मदर से इंटरेक्शन हो जाता है कि मुझे हाँ ये जी, प्रॉब्लम हो रही है, और ये हाँ बॉयज का जी, नहीं होता है। हाँ इस जी। चीज पे आप कैसे, अगर आप मान लीजिए अगर आप पेरेंट हैं, आप कैसे इस चीज को समझा सकती हैं कि इस चीज पे कैसे आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके बच्चों से बात कर सकते हैं, या बच्चे बात कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। बहुत बार तो यही होता है क्योंकि वो भाई बच्चे हैं वो भी, कैसे इस चीज पे उनको इंफॉर्मेशन दे, अवेयरनेस दे। ओके, सो सी यहाँ पे तो डेफिनेटली मैं कहूँगी पेरेंट्स का रोल है, 100% रोल पेरेंट्स का है। बिकॉज बच्चे जैसे ही अपनी टीन लाइफ में एंटर करते हैं उनके साथ तो चीजें होना शुरू हो जाती हैं, ओके, एंड दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इट। लेकिन अगर विद एजुकेशन एंड अवेयरनेस वो एक्सपीरियंस करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मुझे क्या शेयर करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ। जिस चीज का आपको पता ही नहीं है, आप शेयर भी क्या करेंगे। सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पेरेंट्स के ऊपर। तो पेरेंट्स को राइट फ्रॉम द स्टार्ट बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे मेरा बेटा अभी 4 साल का है, तो मैंने उसके साथ कैसे एजुकेशन शुरू किया है, जब मैं उसे बॉडी पार्ट सिखाने लगी, तो जनरली हमारे यहाँ क्या होता है, हम बाकी सारे बॉडी पार्ट सिखा देते हैं, लेकिन जैसे जेनाइटल एरिया की बात आती है हम नेम लेने से झिझकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी अपना XYZ वर्जन ऑफ नेम बता देते हैं उनको। हमारे हिंदी लैंग्वेज में कुछ इतने फनी नेम्स हैं। हाँ, कुछ भी मतलब कुछ भी एक फनी सा बता दिया, फिर उसी से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी, सो देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि एक तो हम फनी नेम दे रहे हैं और हम उस चीज को मजाक के तौर पे लेते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को इनडायरेक्टली ये मैसेज उनको दे रहे हैं कि एक तो इन चीजों का ओरिजिनल नेम नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग वी आर सपोज टू टॉक अबाउट इट, एंड बाई चांस अगर बात हो भी गई तो उसको मजाक में निकाल दीजिए, कोई सीरियस चीज नहीं है। सो ये जो हमारा दो पेरेंट्स में होती हैं, ये दो बातें, ये उनको चेंज करना बहुत जरूरी है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट बच्चों को प्रॉपर ऑर्गन नेम्स जो है वो सिखाना शुरू कर दीजिए। बच्चों को सेफ अनसेफ टच के बारे में बताना शुरू कर दीजिए। अभी ये आप लोग कहेंगे ये हार्मोन से कैसे रिलेटेड है, ये इसलिए रिलेटेड है बिकॉज आप जितना छोटी एज से बच्चों से फ्री होके बात करने लग जाएंगे ना, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे ना, आप भी उनके साथ उतने आसानी से बात कर पाएंगे। आप सोचिए, अभी एक जैसे मेरा बेटा है, 4 साल के बच्चे को जेनाइटल एरिया के नाम पता है, और वहीं अगर एक 12 साल के बच्चे को अगर मैं अभी जाके बताने लग जाऊं तो एक झिझक होगी, एक रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि आज तक कभी ये सब नाम लिए ही नहीं बच्चे के सामने, है ना। और जबकि छोटा बच्चा है उसके साथ हम हमेशा जो भी प्रॉपर एनाटॉमिकल नेम है, हम हमेशा वो नेम लेके बात करते रहे हैं, तो वो झिझक आती ही नहीं है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि बच्चे में और पेरेंट्स में जो एक रेजिस्टेंस होता है जेनाइटल एरिया को लेके बात करने का, वो चला जाता है। अगर आप में रेजिस्टेंस चला गया तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को जो टीनेज में उनके साथ हार्मोनल चेंजेस होने वाले हैं, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। लड़कों में एक अलग तरीके से चेंजेस आते हैं, लड़कियों में अलग तरीके से चेंजेस आते हैं। तो ये हमें दोनों बच्चों को कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, और कम्युनिकेशन अगर बचपन से ही हो तो अच्छा है, तो आप में झिझक नहीं होगी। तीसरी चीज मैं ये कहूंगी कि अगर आपका बच्चा, जैसे मानिए टीन तो ऐसे कहते हैं कि 13 ईयर्स से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बच्चे आजकल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 10-12 साल में ही बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। सो मैं ये कहूंगी कि राइट फ्रॉम द एज ऑफ 8 या 10 ईयर्स जैसा है आपके बच्चे, आप धीरे धीरे उनको बताना शुरू कर दीजिए हार्मोन्स के बारे में, कि एटलीस्ट उनको इंट्रोडक्शन देने लग जाइए कि बॉडी में हार्मोन्स नाम की कोई चीज होती है, कौन कौन से हार्मोन होते हैं। डेफिनेटली इसके लिए आपको भी खुद पहले एजुकेट होना पड़ेगा। तो या तो आप किसी डॉक्टर से गाइडेंस ले लीजिए, नहीं तो द गुड थिंग इज आजकल यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत सारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छे से एजुकेट किया जाता है। इनफैक्ट ये भी आपको ऐसे भी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या फिर गायनेकोलॉजिस्ट डिस्कस करते हैं कि बच्चों के साथ कैसे बात की जाए, हार्मोन्स एंड ऑर्गन्स को लेके, जो नेम बताने होते हैं जेनाइटल को, वो कैसे किया जाए। बिकॉज कुछ पेरेंट्स नाम तो सीख लेंगे बट फिर भी समस्या आ जाती है कि बताएं कैसे। तो इसके भी वीडियोस अवेलेबल है, तो वो देखिए आप।
एंड एट द एज ऑफ 8 या 10 आप अपने बच्चों को बताना शुरू कर दीजिए कि शरीर में हार्मोन्स नाम की चीज होती है, ऐसे इतने हार्मोन होते हैं। एंड देन फिर अपना एक्सपीरियंस धीरे धीरे फिर जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दीजिए कि ठीक है, हम भी जैसे इस एज से इस एज में गए तो ऐसे ऐसे हमने ये चेंजेस देखे हम में। तो फिर दिस इज हाउ यू मेक अ स्टोरी। और हर चीज को मैं कहूंगी थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में लेकर आइए, तो बच्चों को ना फन एलिमेंट अच्छा लगता है। अब तो उनको अगर हम सिर्फ ज्ञान ज्ञान देते रहेंगे ना तो बच्चों को ऐसा होता है कि ये मम्मी पापा जब आते हैं बस ज्ञान ही देने आते हैं, राइट? सो उसको थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में लेकर आइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए कि आपने कैसे चेंजेस फील किए थे, और जो भी आपके पेरेंट्स ने डिस्कस किया है आपके साथ वो सारी बातें उनके साथ डिस्कस की, मतलब वो भी डिस्कस कीजिए, प्लस आप और भी नॉलेज लीजिए। अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को स्किलफुल और नॉलेजेबल बनाना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने बच्चों को गाइड कर पाएंगे। सो आई वुड से राइट फ्रॉम द एज ऑफ 8 ईयर ऑनवर्ड्स उनको हॉर्मोन्स का एजुकेशन देना स्टार्ट कर दीजिए। एंड डेफिनेटली जैसे जैसे आप भी खुद अवेयर होंगे और अपने बच्चों को बताएंगे तो उनमें भी अवेयरनेस बढ़ेगी। सो जब वो स्टेज आती है जब वो अपने अंदर चेंजेस देखेंगे, उनको एक्सप्लेन कीजिए कि चेंजेस जो हैं सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटल लेवल पे भी मिलते हैं। तो जब बच्चे ये चीज समझेंगे कि हाँ जैसे मुझे अगर गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो हो सकता है ये रीजन होगा, और प्लस उनको आपने एडुकेट कर दिया हार्मोन्स कैसे हैं, क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं या क्या होते हैं, मेंटल चेंजेस क्या होते हैं, ये सब आपने उनको बता दिया। अब उनको कोपिंग स्किल्स भी एक्सप्लेन कीजिए। तो कोपिंग स्किल्स भी एक्सप्लेन करना जरूरी है और उसकी प्रैक्टिस करवाना जरूरी है ना। कोपिंग स्किल्स के लिए मैं कहूंगी 2 चीजें हैं जो राइट फ्रॉम काइंड ऑफ जैसे बच्चे स्पेशली 2 या 3 साल के होते हैं आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज एनी काइंड ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आप जितनी छोटी उम्र से शुरू कर देंगे ना बच्चे उतने, क्योंकि छोटे बच्चे स्पेशली ना बिल्कुल ही कॉपी करते हैं, मंकी सी मंकी डू कहते हैं ना तो जैसे मम्मी पापा करेंगे बच्चे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज मतलब सिखाना शुरू कर दीजिए, और कुछ नहीं तो सिंपली ब्रीथ करना सिखा दीजिए कि ठीक है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो ये कैसे हो सकता है अगर हम भी खुद बैठ के करेंगे, तो जब वो देखेंगे तो वो खुद भी करेंगे। तो एक तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप उनको बचपन से सिखाइए, बिकॉज ब्रीथिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है आगे चल के भी अपने आप को अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में। नॉट ओनली हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स, लेकिन इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है इसके। अगर आपको ब्रीथिंग आता है करना, तो जैसे मैं तो ये प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे कभी भी थोड़ा स्ट्रेस हो जाए ज्यादा, तो मैं आई गो एंड सिट इन अ कॉर्नर एंड आई स्टार्ट ब्रीथिंग। मैं 2 टाइप की ब्रीथिंग करती हूँ, एक मैं बॉक्स ब्रीथिंग करती हूँ और एक मैं अनुलोम विलोम करती हूँ। तो ये 2 टाइप के मैं ब्रीथिंग करती हूँ, और मैंने देखा है जैसे ही ये करना शुरू करूंगी थोड़ी देर में आराम मिल जाता है। सो ये जितने बचपन से हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। दूसरा एक मैं कहूंगी कि बच्चों को योगा जरूर सिखाइए। योगा अक्सर लोग सोचते हैं कि योगा मतलब सिर्फ आसन, और आसन करने से हमें सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन नहीं, योगा करने से सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, एक वो जो यू शुड हैव अ काम एंड कंपोज्ड पर्सनालिटी। तो ये भी चीज योगा आपके अंदर इनकलकेट करती है, नॉट ओनली फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन ये तब आता है जब इसका रेगुलर प्रैक्टिस किया जाता है। एंड सबसे बेस्ट होता है जितनी छोटी उम्र में आप उनके साथ स्टार्ट कर दें अच्छा है। चलिए माना कि आपने नहीं किया, ऐसा नहीं सोचना कि अरे अब तो बहुत लेट हो गया अभी तो कुछ नहीं कर सकते। तो बेस्ट ये रहेगा टीनेज के साथ, जैसे जो टीन बच्चे हैं स्पेशली, उनको सूर्य नमस्कार सिखा दीजिए, उनको कहिए डेली सूर्य नमस्कार करें। ये बहुत अच्छा तरीका है योगा करने का, बिकॉज इसमें 12 आसन आते हैं सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं, और वो मतलब आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको फिजिकली नहीं वो मेंटली भी आपको बहुत हेल्दी बनाता है। सो सिंपल नमस्कार प्रैक्टिस कीजिए, और अनुलोम विलोम ये सिंपल प्राणायाम है, ये 2 चीजें आप हमेशा कीजिए। तो इससे वो अपने हार्मोन्स, जब उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो ये 2 कोपिंग टेक्निक आप उनको सिखा सकते हैं। जो भी उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हैं, अगर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो फिजिकली बेटर रहेंगे, और अगर अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो ये उनका ब्रीथिंग टेक्निक हो गया, उनको मेंटली इमोशनली कोप कर लेंगे।
तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स को लेना चाहिए बच्चों को हार्मोन्स के बारे में एजुकेट करने के लिए। एक चीज मैं और मेंशन करना चाहती हूँ, मुझे याद है, जैसे मैं जब मैं अपने फिजिकल क्लिनिक पे जब प्रैक्टिस करती थी, तो मेरे पास ना छोटी छोटी बच्चियां आती थी, लाइक 9th 10th की, तो वो कितने मुश्किल से 14-15 साल की बच्चियां होती हैं, राइट? एंड उनके मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन। ओके, क्या होता है ना, कुछ बच्चों के मेंसेस 10 साल में ही स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ के 12 साल में स्टार्ट होते हैं, कुछ के 15 साल में स्टार्ट होते हैं। और अभी लड़कियों को स्पेशली इस बारे में क्योंकि अगर एजुकेट नहीं किया जाता है तो वो घबरा जाती हैं। तो जैसे मानो कि मुझे फर्स्ट टाइम मेंसेस आ गए, एंड तो फिर अक्सर ये एजुकेशन दिया जाता है कि एक बार स्टार्ट हो गए तो फिर आते ही रहेंगे। ओके, आपको हर महीने आते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि 12 साल की उम्र में आया, उसके बाद सीधा सेकंड मेंसेस 15 साल की उम्र में आ रहा है। कुछ बच्चे तो इतना गैप हो जाता है बीच में, वो डर जाते हैं, घर पे और डिस्कस नहीं करते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास एक लड़की आई थी, और क्योंकि यू सी गूगल एंड ऑल अवेलेबल है, तो वो पहले ही ऑनलाइन एजुकेशन लेकर आई थी कि मुझे दवाई चाहिए इसके लिए। तो मैंने उसको फिर एजुकेट किया कि कैसे ये चीजें होती हैं साइकिल। तो शी वाज वेरी मच सरप्राइज टू नो, क्योंकि उसके साथ ये सब कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं किया था। तो क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल है उसे यही नहीं पता था। तो अगर मैं उसे नहीं एजुकेट करती, मैं सीधा दवाइयों पे उसको डाल देती, तो वो गलत हो जाता उसके साथ, उसको फायदा मिलने के बजाय और नुकसान मिलता। क्योंकि आयुर्वेद का छोड़िए, स्पेशली मैंने देखा जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो लोग हार्मोनल पिल्स यूज करते हैं। ओके, और ये हार्मोनल पिल्स आपको फायदा देने से ज्यादा नुकसान करती है। ऑलराइट, तो आइडली तो कोई भी इंटेलिजेंट गायनेक होगा तो वो इतने छोटे बच्चों को इतने आसानी से नहीं देंगे हार्मोनल पिल्स। सो जैसे, लेकिन ठीक है, अगर किसी में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ट्रीटमेंट होता है उसका, आयुर्वेद में भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। बट ट्रीटमेंट से ज्यादा, जैसे मैंने कहा, मैं एजुकेशन पर फोकस करती हूँ। तो जैसे मैंने उस लड़की को पहले समझाया कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं और नॉट नॉर्मल क्या होते हैं, और कहाँ पे आपको मेडिसिन की हेल्प लेनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत जरूरी है। सेम तरीके से लड़कों को भी एजुकेट करना जरूरी है। लड़कों के बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, ओके, तो वो उनको समझाना जरूरी है। जैसे अभी ठीक है, एक सर्टेन एज आती है जहाँ पे लड़के मास्टरबेट करने लगते हैं, एंड देन फिर उनको यही नहीं पता होता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए। तो इसमें की वजह से लड़कों में बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन तक देखा गया है। तो ये सारी चीजें जो है, ये बच्चों को पेरेंट्स ही बता सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही उनका सेफ जोन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पेरेंट्स को कि आप पहले खुद एजुकेट हुई इस बारे में। फॉर एनी रीजन, अगर आप एजुकेट होने के बावजूद भी उनके साथ ये सब नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आप या फिर थेरेपिस्ट के पास जाइए, या फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाना हमारे सोशल स्टिग्मा है कि जो साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट के पास गए हैं मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कुछ, हाँ, और प्रॉब्लम मेंटल है, मतलब सीधा साइकेट्रिक लेवल का ही सोचने लग जाते हैं लोग कि मतलब अभी साइकेट्रिक लेवल, अभी ये भी लोगों को समझाना पड़ता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में भी फर्क होता है। ओके, सो साइकेट्रिस्ट जो आपको मेडिसिन दे सकते हैं, ऑलराइट, एंड साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको विदाउट मेडिसिन हेल्प करते हैं अपने जो भी इमोशनल है उनमें आपको नेविगेट करने में, आपके इमोशनल चैलेंजेस में। तो मैं थेरेपी और साइकोलॉजिस्ट की बात यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आज की डेट में थेरेपी या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें कोई इमोशनल चैलेंजेस हैं या कुछ है, इवन एजुकेट होने के लिए जाते हैं। तो आप इवन एजुकेशन ले सकते हैं, एंड बिकॉज यू हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वी आर ब्लेस्ड विद दिस इंटरनेट, वी आर इन इंटरनेट एरा, सो आपको तो घर से भी कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने कमरे में बंद होकर बैठ के उनके साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं। एंड आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट कि बच्चे के साथ जब कंसल्टेशन ले रहे हैं तो कोई एक पेरेंट भी बैठे साथ में, ताकि वो भी साथ में एजुकेट हो जाए,
तो वो भी एडुकेट हो जाएंगे, और बाद में फिर पेरेंट और बच्चा आपस में डिस्कस भी कर सकता है कि क्या बात हुई। अगर सिर्फ बच्चे को बिठा दिया उनके साथ, या बच्चे को थेरेपी में बिठा दिया और पेरेंट्स को पता ही नहीं कि बात क्या हो रही है, तो फिर बच्चा बाद में डिस्कस किसके साथ करेगा? डिस्कस किसके So, साथ करेगा, और हाँ फिर जी, वो बच्चा थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो जाएगा कि हाँ मैं जी, अकेले हाँ, बैठा हूँ और ये मुझसे इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल, मेरा कोई बिल्कुल, सपोर्ट सिस्टम नहीं है यहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी। तो हाँ, ये भी एक तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब पेरेंट्स को भी साथ में बैठना चाहिए और उनको बात करनी चाहिए। सो बात करनी चाहिए। इस तरीके से हम हार्मोनल जो भी चेंजेस है बच्चों में उनको मैनेज कर सकते हैं। तो लोग कहें कि मतलब बात तो शुरू हुई थी कि कैसे हार्मोन्स को ठीक किया जाए, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि बस सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन यही तरीके हैं, लेकिन नहीं। जैसे मैंने कहा कि नींव सही होना जरूरी है, रूट सही होना जरूरी है। तो अगर हम बेसिक से शुरुआत करेंगे ना, तो आगे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। हाँ, और एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि अगर हमको डिस्कस करना है, मान लीजिए आपके घर में बेटा है, तो हमको दोनों जेंडर के रिलेटेड आपको हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना? ये नहीं कि बिल्कुल, आपको सिर्फ, आप बिल्कुल, लड़का है तो आपको सिर्फ उसके मेल के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आपको दोनों के बारे में पता होगा, तब आपके एक तो थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट होगा कि हाँ, हाँ दोनों जी, को प्रॉब्लम होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जो आपके साथ में, आपकी क्लास में जो लड़की है, उसके साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हेल्प कर सकते हैं। बट ये चीजें डिस्कस, मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो डिस्कशन में ही आती है, हाँ ओपन जी, अप होने में ही प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, बिकॉज ये आपने बोला कि हाँ, जैसे जब फर्स्ट साइकिल अगर आती है, जब अगर मैं ऐसे हो गई कि पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी हो गई है, मैं ऐसे भाग के गई कि ओफो मम्मी, ये क्या हो गया मम्मी, मम्मी आराम से। तो मुझे लग रहा है अरे मेरे को ये हो गया है, और मेरी मदर ऐसे लगा नहीं ठीक है, कोई नहीं, ऐसा होता है। बट ये क्यों हुआ रिएक्शन? क्योंकि मुझे पहले से इस चीज के बारे में पता नहीं था। या अगर हम स्टोर पे भी जा रहे हैं, हम इतना घबरा घबरा के उससे बोलेंगे कि पैड चाहिए, कि वो पता नहीं दुनिया का मैंने हाँ, कौन सा उससे ऐसा हथियार मांग लिया है कि मुझे पुलिस हाँ, पकड़। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो सब अगर एजुकेशन होगा, तो मैंने वही कहा ना, जितनी कम उम्र से हम ये एजुकेशन देना शुरू करेंगे, तो होगा ये कि फिर पेरेंट्स में और बच्चों में वो झिझक नहीं होगी। वो बात करने का जो एक रेजिस्टेंस होता है, एक झिझक होती है, वो नहीं होगी। एंड डेफिनेटली जब झिझक नहीं होगी तो आप सब कुछ इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। और मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि कम्युनिकेशन इज द की फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, सो डेफिनेटली आप बच्चों को जितना जल्दी अवेयर कर सकते हैं कीजिए। अगर आपने नहीं किया है जल्दी, कोई बात नहीं, लेटर ऑन भी आप कर सकते हैं। और ये बहुत आपने सही बहुत अच्छा पॉइंट कहा रिचा, कि डेफिनेटली जो भी आपका बच्चा है, चाहे लड़का या चाहे लड़की, उनको दोनों सेक्स का एजुकेशन दीजिए। कि एक लड़की को ये भी बताइए कि लड़कों के साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं, और एक लड़के को बताइए कि लड़की के साथ क्या क्या होते हैं। सो दैट डेफिनेटली दोनों जेंडर्स एक दूसरे के प्रति उनमें वो सेंसिटिविटी हो, उनको पता हो कि कहाँ पे दे नीड टू ड्रॉ अ लाइन। तो यस, ये सब जरूरी है। और एजुकेशन घर पे मिले तो वो इंक्विजिटिवनेस क्या होता है, फिर बाहर नहीं जाती है। नहीं तो जैसे अक्सर स्कूल में मिलता है सुनने को, बच्चों में एक इंक्विजिटिवनेस होती है। सो बच्चे करते हैं ऐसा कि लड़कियों के बैग में चेक करते हैं, फिर उनको मिलेगा कोई, दिल फाइंड सैनिटरी नैपकिन ओवर देयर, दिल बी लाइक ओह व्हाट इज दिस, क्या है, एंड देन क्वेश्चंस राइज होंगे। So let's not come to that situation, because कहीं ना कहीं फिर हम वो बच्ची की प्राइवेसी को भी इन्वेड कर रहे हैं। सेम थिंग लड़कों के साथ भी हो जाता है। तो बेटर है कि हम घर पे ही इन सब चीजों का एजुकेशन शुरू करें, और उसकी शुरुआत होगी खुद को एडुकेट करने से। एजुकेट करने से, हाँ। तो इस चीज को बहुत नॉर्मल वे में लेके चलें कि हाँ, ये बहुत जैसे कोई सब्जेक्ट है, ऐसे ही आपकी बॉडी भी आपका एक सब्जेक्ट है। उसको लेवल वाइज आप उसके बारे में नॉलेज गेन करते रहें, और उसको इतना हाइप मत करिए कि बिल्कुल आपने क्या ही तो अपने बच्चे से आज बात करनी है। हाँ, and you know what, Richa, like me and you, we are the perfect generation to do this. हमारे जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने भी किया, उनको जितना पता था। लेकिन जैसे मैं कहूंगी तो ठीक है, जैसे ठीक है, मेरी मॉम ने मुझे कुछ चीजें बताई थी, बट बहुत सारी चीजें नहीं बताई थी, तो उनमें क्योंकि वो झिझक थी।
तो हम्म उनको कैसे था कि मैं कैसे करूं, बट ठीक है, फॉर्चुनेटली मैं बायोलॉजी में चली गई एंड देन आयुर्वेदा, तो मुझे तो लाइक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ पता चल गया। बट दिस इज नॉट विद एवरीवन, राइट? एंड देन बच्चों को सीधा शॉक लगता है जब उनको कुछ हाँ ऐसा पता चलता है, तो वो शॉक और फिर वो सारा जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, काइंड ऑफ ट्रॉमा भी आप समझ लीजिए। कुछ बच्चे तो लिटरली ट्रॉमा में ही चले जाते हैं जब उनको अपने ड्रेसेस गंदे दिखते हैं, या हाँ लड़कों के साथ जब दे सी दोज हार्मोनल चेंजेस, तो दे लिटरली गो इन शॉक एंड ट्रॉमा। तो वो सब अवॉइड करने का बेस्ट तरीका यही है कि स्टार्ट टॉकिंग टू देम एज अर्ली एज पॉसिबल। और और अगर आप ये बात नहीं कर सकते, तो मैं एक और चीज कहूंगी, अगर इतना कुछ करने के बावजूद भी मानो खुद एजुकेशन ले लिया फिर भी हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की, तो आजकल मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है इन सब चीजों के बुक्स, लिए। तो वो यस, बुक्स गिफ्ट कर दीजिए अपने बच्चों को, कम से कम वो बुक्स पढ़ के ही ज्ञान ले ले, हाँ है ना? हाँ, मतलब कुछ तो उनके पास जरिया होना चाहिए। करिया तो हो, हाँ। हाँ, तो आप उनको बुक्स दे दीजिए, और बुक्स, और मैंने देखा है कुछ बुक्स हैं अवेलेबल मार्केट में, उनमें बहुत हम्म, एज अप्रोप्रिएट, जैसे एक 8 इयर्स के बच्चे को कैसे समझाना है हार्मोनल चेंजेस के बारे में, एक 12 ईयर को कैसे समझाना चाहिए, उस हिसाब से एज अप्रोप्रिएट बुक्स आने लगी है मार्केट में। सो वी आर रियली फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दीज थिंग्स इन आवर एनवायरमेंट। तो हमें इस बारे में भी अपने आप को थोड़ा अवेयर करना चाहिए, और नॉलेज गेन करनी चाहिए इस बारे में, और अपने अपने बच्चों को ऐसी बुक्स गिफ्ट करनी चाहिए। गिफ्ट करनी चाहिए। और ये हाँ जी। बोथ पेरेंट्स की तरफ से होना चाहिए, नहीं कि जी। लड़का है तो पापा बात कर रहे हैं, लड़की है तो मम्मी हाँ, बात कर रही ये है, आपने पापा बिल्कुल सही बात ही कहा। नहीं कर हाँ। रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल आपको नहीं पता किस टाइम पर आपके लिए कौन सा पेरेंट अवेलेबल होगा। हो सकता है बिल्कुल आपके बिल्कुल। फादर घर में हो, उस टाइम मदर नहीं हो, तो आप फादर हाँ से अगर जी। वो आपका ओपन कनेक्शन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप फादर से कह ही नहीं पा रही, अपने रूम में बैठे हुए हैं, या फिर हाँ सेम अगर बॉय को प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे मम्मी से बात करे, मैं बड़ा हो गया हूँ, ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे डिस्कस करूं। अब पापा से फोन उठा ही नहीं रहे हैं, पापा से बिल्कुल आपने कभी बिल्कुल। बात नहीं की है, आपकी हाँ हिम्मत नहीं पड़ी, अब आप क्या करेंगे, अपने दोस्त को फोन करेंगे। सो दोस्त तो बिल्कुल बाद में आएगा, पहले तो जो घर में है वो बिल्कुल। आपको बट हेल्प दोस्त प्रोवाइड भी तो कराएंगे। उसी उम्र के है ना। हाँ, सो इसलिए कि अच्छा रहेगा कि अगर दोनों, ये आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात है कि दोनों पेरेंट्स को डिस्कस करना दोनों पेरेंट्स इक्वली को, जरूरी है, इक्वली। क्योंकि गूगल हमको बहुत सारी चीजें बताता है। सर दर्द बिल्कुल। है, आपको अच्छी से लेके खराब चीज तक क्या हो सकता है हाँ आपको, जी। हाँ जी। उससे बेटर है कि आप इतना डर जाते हैं कि वो ये मेरे सर दर्द की प्रॉब्लम ये है, तो बिल्कुल बजाय बिल्कुल। डिप्रेशन में जाने के आप हाँ, अपने पेरेंट्स से। दैट इज द रीजन वहीं पे मेंटर्स की जरूरत आती है। सो हम्म, यस, मैं यहाँ पे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या जो इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनसे यही शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है मेंटर्स। मेंटर्स जस्ट नॉट फॉर किड बट फॉर पेरेंट्स। तो हम्म, एज अ पेरेंट भी हमें मेंटर की जरूरत है, जो हमें गाइड कर सके कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसे बात करनी है, उन तक कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, अवेलेबल करनी है। बच्चों के इमोशन, सी टीनेज बच्चे ना हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल चेंजेस भी उनमें देखने को मिलते हैं, तो उसको हम्म, कैसे नेविगेट करना है ये भी सीखना जरूरी है। तो इसके लिए हम्म, मेंटर की जरूरत है। एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी दैट वी हैव मेंटर रिचा ओवर हियर हु इज हेल्पिंग। नो, दैट्स रियली लाइक रिचा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप स्पेशली जैसे मैंने कहा, आप टीन्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, एंड टीन्स हमारे फ्यूचर हैं। सो यस, मैं कहूंगी पेरेंट्स से कि follow a mentor, have a mentor in your life, approach Richa, she will really help you out in understanding ki what changes teenagers go, and moreover शायद आप changes तो देख रहे हैं अपने बच्चों में, लेकिन उनके हम्म, साथ cope कैसे करना है वो आपको नहीं पता, तो ये आपको रिचा हेल्प करेगी बताने में। she has enormous and huge list of coping skills, and she will definitely help you out, so please reach out to Richa. लास्ट में मैं बताना चाहूंगी, अगर मैं अपने पेरेंट्स से कुछ बात नहीं कर पाती थी ना, अगर मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट राइट लेटर एंड आई जस्ट टोल्ड माय मदर, ओके वो वहां पे रखा है, आप उसको पढ़ लेना। क्योंकि जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मेरे हाँ पेरेंट्स जी। लखनऊ में रह रहे हैं, कानपुर में थे पहले, तो मैं क्या करती थी, मैं एक लेटर लिख देती थी एंड फिर मैसेज कर देती थी कि ये चीज है, आप उसको पढ़ लेना, एंड देन जब हाँ उन्होंने किया, जब पढ़े ना मुझे बता देना, तब कि इट मेक्स इजी कि हाँ उधर से फिर वो जब डिस्कस करेंगे तब मेरे को ओपन अप करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, बिकॉज वो अगेन वो कम्युनिकेशन थोड़ा सा बिल्कुल गैप बिल्कुल। था।
So ये अच्छी चीज बताई See, आपने. I told you she has a huge list of coping skills, and this is one of the skill tricks she shared with us. So because it is important, everyone is not good in verbal communication. So yes, letter writing is another form of communication. So yeah, thank you for sharing this. मैं थैंक भी यू इस चीज डॉक्टर का ख्याल अंकिता. रखूंगी. बहुत बहुत सारी नई चीजें आपने बताई. सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने प्रीवियस सेशन में बात की थी, अगेन आपने आज बोला, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, जब तक आप बताएंगे नहीं अपने पेरेंट्स को, अपने डॉक्टर को, वो भी आपको गाइड नहीं कर पाएगा. और उसके लिए जरूरी है पेरेंट को चीजें समझना, प्लस बच्चे को उस चीज को समझाना. जब हम समझाएंगे तभी उसको पता चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, इमोशंस है, नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी आप बताइए कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है. तब पेरेंट्स थोड़ा सा सर्च करेंगे कि अच्छा ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है. तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. प्लस आपने जो रेमेडीज बताई हैं, सिनेमन, या आपने जैसे बोला कि हनी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि डायबिटीज जैसे मैंने भी सुना था बच्चे को कि हाँ बर्थ से भी होता है. और फिर क्योंकि जैसे हम खाने देते हैं, अभी तो छोटा है बच्चा खेल रहा है, लेकिन जैसे आपने बताया कि वो एकदम से बढ़ता है ग्राफ और एकदम से ड्रॉप होता है, तो वो आपकी बॉडी को बहुत इफेक्ट करता है. अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट लेटर ऑन जब वो कंटिन्यूस बेसिस पे करेगा तब आपको फिर ज्यादा प्रॉब्लम होगी. हाँ जी. सो थैंक यू अंकिता. सो थैंक यू. आपने Thank you बहुत so बहुत सारी अमेजिंग चीजें बताई. पिछले सेशन में आपने बहुत ज्यादा डीप में बताया था, एंड इस सेशन में भी बहुत ज्यादा. सो थैंक यू. और अगर डॉक्टर अंकिता को, आपको अगर किसी से चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो डॉक्टर अंकिता का ये इंस्टाग्राम हैंडल है और आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. देखिए डॉक्टर अंकिता ने कितनी सारी चीजें बताई, हार्मोन्स के बारे में बताई, डायबिटीज के बारे में बताई, कैसे आप एजुकेट कर सकते हैं ये भी उन्होंने बताया. कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कैसे बात करूं, तो वो भी बता सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये परसेप्शन है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है. तो इस सेंस में भी आप उनसे गाइड कर सकते हैं. अगर आप नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी पुकार डॉक्टर अंकिता तक ले जाऊंगी. सो थैंक यू डॉक्टर अंकिता. बहुत बहुत आई मस्ट से कि आपने बहुत अमेजिंग नॉलेज शेयर करी है. सो थैंक यू वंस अगेन. Thank you आई so much, होप Richa. आपने इतनी जो नॉलेज गेन करी है, आप बहुत सारे लोगों को आगे हेल्प कर पाएंगी. Thank you so थैंक यू. much, and wish you the same, Richa. Thank you once again. थैंक यू. और जो भी देख रहे हैं, प्लीज इसको आगे फॉरवर्ड करिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है. सो एवरीवन, टेक केयर एंड बाय.